नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। राज्यसभा की कार्यवाही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा का जवाब दिया। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में देखेंगे उच्च सदन में आज क्या कुछ रहा खास। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। 2 घंटे के भाषण के दौरान विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। तीसरी सरकार के विकास का किया रोड मैप पेश। चर्चा के बाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित। देश की जनता ने सरकार के कामकाज को दी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने कहा, भविष्य के संकल्पों को पूरा करने के लिए जनता ने दिया जनादेश। आने वाले 5 सालों को बताया गरीबी के खिलाफ लड़ाई में काफी अहम। राज्यसभा के 264वें सत्र का समापन। सत्र की उत्पादकता 100% से अधिक। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 घंटे की स्पीच में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया तो अपनी तीसरी सरकार के विकास का रोड मैप भी पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जवाब की शुरुआत में भारत की लोकतंत्र की यात्रा के खास पड़ाव का जिक्र किया। भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर 60 साल के बाद ये हुआ है कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार फिर से उसकी वापसी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 60 साल के बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार चुनी गई है। 10 साल के सेवा भाव से जो काम किया है, देश की जनता ने उसका आशीर्वाद दिया है। 10 वर्षों के अखंड एकनिष्ठ अविरत सेवा भाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भर करके समर्थन दिया है। देश की जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक बुद्धि पर गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। भ्रम की राजनीति को देशवासियों ने ठुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मोहर लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को कुछ खास अंदाज में याद किया। मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में, जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहे हैं। और उसका कारण बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसने हम जैसे लोगों को अवसर दिया। और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण
यहां तक आने का अवसर मिला है और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई, तीसरी बार आने का मौका मिल गया। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि संविधान हमारे लिए बहुत मूल्यवान है कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो मैं हैरान हूं जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं, उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है, तो संविधान दिवस क्यों लाए? चुनाव के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य के संकल्पों को पूरा करने के लिए जनता ने जनादेश दिया है। ये चुनाव 10 वर्ष की सिद्धियों पर तो मोहर है ही, लेकिन ये चुनाव भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना, क्योंकि देश की जनता का एकमात्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सपनों को, संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हमें अवसर दिया। अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जल्द विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। देश की जनता ने हमें 5 नंबर से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंचाने के लिए जनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है, हम भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के टॉप 3 में पहुंचा के रहेंगे। मैं जानता हूं आदरणीय सभापति जी, यहां कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि इसमें क्या है, ये तो होने ही वाला है, ये तो अपने आप तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है, ये तो अपने आप हो ही जाएगा, ऐसे विद्वान हैं। अब ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑटो पायलट मोड पे सरकार चलाने का या तो रिमोट पायलट पर सरकार चलाने का उनको आदी है, इसलिए वो कुछ करना धरना में विश्वास नहीं करते। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक जो भी काम किए हैं वो सिर्फ शुरुआत है। चुनाव के दरमियान मैं देशवासियों को कहता था कि जो 10 साल हमने काम किया है, हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो ये एपेटाइजर है, मेन कोर्स तो अभी शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई में काफी अहम होंगे। आने वाले 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं। आने वाले 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई, और मैं मानता हूं गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में आने वाले समय में टियर 2 और टियर 3 शहरों का खास योगदान होगा। हम आने वाले कालखंड में नए स्टार्टअप्स का, नई कंपनियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आने वाले कालखंड में हमारे टियर 2, टियर 3 सिटीज भी ग्रोथ इंजन की भूमिका में देश में बहुत बड़ा आदरणीय सभापति जी,
ये शताब्दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन शताब्दी है और इसलिए हम कई नए सेक्टर्स में नए फुटप्रिंट्स भी अवश्य रूप से देखेंगे। आदरणीय सभापति जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है। इसका लाभ देश के लोगों को मिले, सरकार उस दिशा में काम कर रही है। आने वाले 5 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है और इसका लाभ भारत के कोटि-कोटि जनों को जल्द से जल्द मिले, उस दिशा में हम गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, भारत की विकास यात्रा में हमारे छोटे शहर, चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे पेटेंट की रजिस्ट्री हो, मैं साफ देख रहा हूं कि हमारे छोटे छोटे शहर, हजारों की तादाद में से शहर भारत में एक विकास का नया इतिहास गढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता हर घटना को देख रही है, सरकार के काम को भी और विपक्ष के व्यवहार को भी। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। प्रधानमंत्री ने किसान, नारी, युवाओं के लिए सरकार के फोकस का जिक्र किया। 10 वर्षों में हमने कांग्रेस सरकार की तुलना में धान और गेहूं किसानों तक 2.5 गुना अधिक पैसा पहुंचाया और हम आने वाले 5 साल सिर्फ इसी का इंक्रीमेंटल वृद्धि करके रुकना नहीं चाहते। हम नए नए क्षेत्रों को, उन कठिनाइयों का अध्ययन करके उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, अन्न भंडारण का विश्व का सबसे बड़ा अभियान हमने हाथ लिया है और लाखों की तादाद में विकेंद्रित व्यवस्था के तहत अन्न भंडारणों की रचना करने की दिशा में काम चल पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिव्यांगों को सरकार ने गरिमापूर्ण जीवन देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने देश में उपेक्षित वर्ग के लिए लगातार काम किया है। हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ हमने मिशन मोड में उनकी कठिनाइयों को समझ करके माइक्रो लेवल पर उसको एड्रेस करने का प्रयास किया है और व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रयास किया है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े, इस दिशा में हमने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है और जब पश्चिम की दुनिया के लोग ये सुनते हैं तो उनको भी गर्व होता है। अच्छा, भारत इतना प्रोग्रेसिव है, भारत की तरफ बड़े गर्व की नजर से देखा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को लेकर नारे नहीं दिए, बल्कि महिलाओं को सही मायनों में सशक्तिकरण किया है। विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए काम किया है। आदरणीय सभापति जी, टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान
वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है। आदरणीय सभापति जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव नतीजों को लेकर विपक्ष का ऐसा व्यवहार पहली बार देखा जा रहा है और इस पर कई सवाल है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की बात पर चुनाव लड़ने की बात करने वाले 1977 का चुनाव क्यों भूल जाते हैं। यहां कहा गया कि ये देश के इतिहास का पहला चुनाव था जिसका मुद्दा संविधान की रक्षा था। मैं जरा उन्हें याद कराना चाहता हूं, क्या अब भी ये फेक नैरेटिव चलाते रहोगे क्या? क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद था और एक ही मुद्दे पर देशवासियों ने वोट किया था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट किया था। प्रधानमंत्री ने सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने देश में कानूनों को लेकर हैं। निर्णायक कदम उठाए हैं। नए कानून, नई व्यवस्थाएं, नए तंत्र हम विकसित कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 उसमें संशोधन किया। हमने काले धन के खिलाफ एक नया कानून बनाया। बेनामी संपत्ति को लेकर हम नया कानून लेकर के आए। इन कानूनों से भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो गई, लेकिन लीकेज हटाने के लिए हमने सकारात्मक रूप से गवर्नमेंट में भी बदलाव लाया। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर बल दिया। हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने मतदान के जरिए सरकार के फैसलों का समर्थन किया है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान के जो आंकड़े हैं वो पिछले 4 दशक के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। और इसको सिर्फ कोई घर से गया बटन दबा के आया इतना नहीं है, भारत के संविधान को स्वीकृति देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पूरी तरह से खात्मे के बेहद करीब है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से हमारी लड़ाई एक प्रकार से अंतिम दौर पर है, अंतिम चरण में है। आतंक के बचे हुए नेटवर्क को भी हम सख्ती से नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी व्यूहरचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का देश के नॉर्थ ईस्ट पर खासा फोकस है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं। हम नॉर्थ ईस्ट को आज देश के विकास का एक सशक्त इंजन बनाने की ओर ताकत से लगे। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।
वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा का ये 264वां सत्र था। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की उत्पादकता की जानकारी दी। Honorable members, we have come to the conclusion of 264th session of Rajya Sabha. The session began with the President's address to both houses of Parliament, an important tradition that set the tone and outlined the government's agenda. We witnessed Honorable Prime Minister introduce his Council of Ministers after he was sworn in as the Prime Minister of India for the third consecutive term after 6 decades. The motion of thanks to the President's address witnessed lively participation by 76 members for over 21 hours. The House also heard the maiden speeches by 19 newly elected members. The Honorable Prime Minister gave a spirited address while participating in the debate. Though the House lost 43 minutes due to forced adjournments, shortfall of which was made up by continuing discussion during the lunch break and sitting beyond the scheduled time. Due to extended sitting, total duration of business was finally extended by 3 hours beyond the scheduled time, and therefore we scored more than 100% in our productivity. While there was active participation from both the Treasury as well as the opposition benches, I was constrained to make some poignant observations that weighed heavily on my mind over the disruptions that marred the proceedings. Witnessing seasoned members conduct themselves irresponsibly was particularly disheartening. I wish to reiterate that disruption not only impede the transaction of listed business, but also erode the prestige of this esteemed institution. It was extremely painful to notice that even leader of the opposition walked into the well of the House, and that was a disgrace to parliamentary conduct and propriety. I expect members of this House to exemplify their conduct so that this becomes a temple for deliberation, discussion, dialogue, and debate. Their walkout today was extremely painful. It was a historic occasion. The government was in its third term, with Prime Minister heading it continually after 6 decades. They walked away from their constitutional ordainment, and that has set a dangerous precedent antithetical to democratic values. Honorable members, I extend my heartfelt appreciation to Honorable Deputy Chairman Sri Harivansh, who has lent me strength on every occasion and guided me by his wise counsel.
in the proceedings of the House and in engaging in innovative steps in the Secretariat. Members on the panel of vice chairpersons are also due for thanks for assisting me in conducting the proceedings of the House. 50% of them constitute women members of this House. I extend my sense of gratitude to the Leader of the House, to the Leader of the Opposition, leaders of various parties, and all the members for their kind cooperation. I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and his staff for ensuring smooth conduct of the proceedings during the session. Thank you. राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा से पहले कुछ विधायी कामकाज निपटाए गए। राज्यसभा में आज 2 सदस्यों को जन्मदिन की बधाई दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण और हरभजन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। सदन में आज पूर्व सदस्य धनपुरी श्रीनिवास को श्रद्धांजलि दी गई। सभापति ने धनपुरी श्रीनिवास के योगदान का जिक्र किया और पूरे सदन ने कुछ देर का मौन रखकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। In the passing away of Sri Dharmapuri Srinivas, the country has lost a veteran legislator, a champion of the backward classes, and an able administrator. We deeply mourn the passing away of Sri Dharmapuri Srinivas. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुर्घटना पर गहरा शोक जताया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को इस दुर्घटना की जानकारी दी। As you are aware, several devotees lost lives in a stampede that broke out at a religious event at Hathras in Uttar Pradesh. The loss of precious lives and injury to helpless persons in this tragic incident is indeed painful, unfortunate. All necessary steps are being taken to provide medical aid to the injured, and authorities have set up a committee to investigate the matter. This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow to the bereaved families and in praying for the speedy recovery of the injured. I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragedy. राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सदन के पटल पर रखे गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, खान मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, आयुष मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों के पत्र आज सदन के पटल पर रखे गए। सदन दिन भर में आज इतना ही। आप हमारा ये खास कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।